तो कल हमने जो है वो फ्रांस को डिस्कस किया था, यानी कि फ्रांस और भारत के बीच में जितने भी जो आपके डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हमने जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी और फ्रेंच का जो है वो किस तरह से जो है वो लिंक रहता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ, वो भी हमने डिस्कस किया था सारा का सारा। आज हम एक बार ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे साथ में। प्लस हमने जो फ्रांस के साथ अगर बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही है उसको भी हमने कवर किया था। और इसके रिगार्डिंग हमने एक ट्रिक बनाई थी, और वो ट्रिक जो है वो कुछ इस तरह से थी जिसमें हमने बात की थी कि बस मतलब एक तरह से हमने सिंपल कहा था कि एक हरियाणवी लड़का और हिमाचली जो है वो लड़की है। तो इसमें जो है वो हरियाणवी जो हिमाचली लड़की थी वो कहती है अपने फ्रेंड से कि मुझे घूमने जाना है। तो उस बात पर जो है फिर जो हरियाणा का जो लड़का है वो कहता है मतलब जो लड़की हिमाचली अगर हम बात करें तो उसका नाम था मोना। ठीक है, नाम याद रखना मोना। और यहाँ पर जो हरियाणवी लड़का है फिर वो कहता है बस मोना, इब तू बता स्विफ्ट लूं या ज़मीनी लूं, कि घूमने जाएंगे तो स्विफ्ट में जाएंगे या ज़मीनी में जाएंगे। तो इसमें बस से अगर हम बात करें यानी कि BAS बस में एक तो ये ट्रिक रहती है, और दूसरा मोना, और उसके बाद LU लू से भी आएगा यहाँ पर एक कंट्री का नाम, और फिर उसका स्विफ्ट और सेकंड जेमिनी। बस सिंपल याद करने के लिए हमने कोशिश की है। तो B से अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेल्जियम। A से कौन सी कंट्री थी? अंदोरा। और ठीक है, और S से यहाँ पर स्पेन, और मोना से मोनाको। मोनाको, मोनाको, ये इंपॉर्टेंट कंट्री है। L से अगर हम बात करें लग्जमबर्ग, स्विफ्ट से स्विट्जरलैंड, और जर्मनी से जर्मनी। तो इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। इवन नॉर्थ सी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी जो हमारी PDF है उसमें ट्रिक जो है वो आपसे शेयर की है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और UK के रिलेशंस के बारे में, देन उसके बाद एट द एंड फ्रांस को डिस्कस करेंगे। देखो, भारत और UK के जो रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने हैं। पुराने मतलब लाइक 1600 से। तो मेडिवल इरा से हम जो है वो इसको लिंक कर सकते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प करेगा। 1600 से जो है वो UK और भारत के बीच में जो वो रिलेशंस डायरेक्ट बन गए जब केप ऑफ गुड होप डिस्कवर हुई थी, और उसके बाद जो है वो यूरोपियंस थ्रू सी जो है वो भारत आए थे और डायरेक्ट जो है वो ट्रेड रिलेशंस बनने शुरू हुए थे। लेकिन इन सबको शुरू करने से पहले हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एक पहला आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें, जब हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब आपका यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के साथ नॉर्दर्न आइलैंड जुड़ जाता है तो इन सभी को कहा जाता है, यानी कि आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, जब ये इंक्लूड होता है तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। ये याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ब्रिटेन और UK के बीच में क्या डिफरेंस है ये बेसिक पता होना चाहिए। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है या जो पॉइंट्स हम आज पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहला आता है कि UK जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप में है, ये यूरोपियन कंट्री है, इसके बेसिक फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। देन उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और साथ में यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश टाइप जो है वो क्लाइमेट है यहाँ पे। जब ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है तो याद रखना कि यहाँ पर आपको चारों सीजन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है, ठंड भी होती है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जो आपका सी डिस्टर्बेंसेज रहती हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन है, तो उसकी वजह से मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर सर्दियों में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको चारों सीजन देखने को मिलते हैं, और जहाँ पर भी चारों सीजन होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। ये बेसिक पॉइंट है, याद रखना। जहाँ पर चारों सीजन मिलेंगे वहाँ पर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही जो है वो ज़्यादा होगा। और अर्बनाइज्ड कल्चर जो है वो UK का फेमस है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो सभी जो है वो अर्बनाइजेशन के लिए फेमस है। और कॉलोनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है कि हिस्ट्री जो है वो लिंक करती है कॉलोनियल पीरियड के साथ। देन हिस्टोरिकल फैक्ट्स की अगर हम बात करें भारत पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले जो है वो कंपनी रूल रहता है 1765 से लेकर 1857। काफ़ी लोग इसको 1773 से भी कहते हैं, लेकिन हम इसको 1765 से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली क्लाइव को भारत भेजा गया था।
देन उसके बाद क्राउन रूल अगर हम बात करें तो 1857 से लेकर 1947 तक रहता है, जिसको डायरेक्ट रूल कहा गया है, और इसको ताज शासन भी जो है वो कहा गया है। फिर उसके बाद भारत जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर बनता है 1949 में। कॉमनवेल्थ को भी जो है वो 1949 में बनाया गया था। रिसेंट फैक्टर्स को आप याद रखना कि प्रेजेंट मेंबर्स अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ में तो 56 है, 56 मेंबर है, और इसमें 56 जो है वो आपका टोगो बना है 2022 में, और जो 55th जो मेंबर था वो था गेबॉन। 55th जो मेंबर है वो है गेबॉन, और 56th बना है टोगो। तो ये दो कंट्रीज के नाम भी याद रख सकते हैं, और ये एक बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों मेंबर्स के याद रखना जरूरी है। कॉमनवेल्थ का भारत मेंबर बना था 1949 में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ का मेंबर जब भारत बना तो क्या इसका इफेक्ट भारत की सॉवरेनिटी पर पड़ा, क्योंकि भारत तो 1947 में आजाद ही हुआ था। ज्योति मैम आप बताओ। नहीं सर, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जी थी, ठीक है, साइन कर सकते थे। ओके। तो ये ध्यान रखना है कि भारत जो है वो उस टाइम पे 1949 में जब यूएनओ का मेंबर बना तो उसका, सॉरी आपका कॉमनवेल्थ का मेंबर बना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करें ना तो ये सिंबल है सिर्फ है कि इन कंट्रीज पर भारत ने जो इन कंट्रीज पर जो है वो ब्रिटेन का कंट्रोल था, वो सभी एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी जो है वो ऐसा लीगली एनफोर्समेंट है, कोई कानून वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंबल की तरह है। प्लस सेकंड पॉइंट याद रखना कि कोई कंट्री जिस पर जो है वो ब्रिटेन ने जो है वो कॉलोनिज्म के अंडर नहीं थी, ब्रिटेन कॉलोनिज्म के अंडर नहीं थी, लेकिन वो भी इसका मेंबर बन सकती है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वही सिर्फ मेंबर होंगे जहां पर कॉलोनिज्म था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने माइंड में रखना। देन उसके बाद कोल्ड वॉर के टाइम पे अगर हम बात करें, कोल्ड वॉर कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रखी है? यूएसए और रशिया। यूएस और रशिया। रशिया नहीं बोलेंगे हम इसको, हम यहां पर कहेंगे यूएसएसआर। क्या बोलेंगे? कोल्ड वॉर के टाइम पे जब आप कहते हैं तो यहां पर याद रखना हम इसको यूएसएसआर बोलते हैं। दो कंट्रीज के बीच में हुई, तो कहीं ना कहीं वेस्ट और ईस्ट में जो यहाँ पर वर्ल्ड डिवाइड होने लगा, तो भारत ने यहाँ पर स्टैंड लिया था नॉन अलाइन मूवमेंट का। हमने कहा था कि हम नाम को फॉलो करते हैं, यानी कि न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इसकी वजह से यूके और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूके जो है वो नाटो एली है, और नाटो का मतलब क्या हो गया, एक पर अटैक यानी कि सब पर अटैक। तो यूएसए भी जो है वो नाटो का मेंबर है, तो उसकी वजह से अगर यूएस पर कोई अटैक करता है, वो भी चाहे कोल्ड वॉर ही हो, लेकिन वॉर तो थी, इनडायरेक्ट वॉर तो थी, तो उसका कहीं ना कहीं जो है वो भारत और जो आपका यूके है उन दोनों के रिलेशंस पर भी पड़ता है। देन उसके बाद जो रिलेशंस इंप्रूव हुए थे वो हुए थे 1990s में। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई थी 1990s में कि जब भारत ने रिफॉर्म किए 1991 में, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म किए, तो एलपीजी के थ्रू हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई तो यूके ने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, और यूके ने हमारे ये इनिशिएटिव जो हमने शुरू किए थे इसको वेलकम किया। क्यों वेलकम किया? एक पॉइंट यहाँ पर जनरल सोचो कि यूके ने क्यों ऐसा किया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया जो भारत ने ये जो इनिशिएटिव शुरू किए रिफॉर्म्स के, स्पेशली 1991 में। इसका मेन कारण जो था वो था कैपिटलिज्म, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, और सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया कि स्टेट स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रही है, तो दैट इज वो किसकी आइडियोलॉजी थी, एक तरह से यूएसएसआर की। लेकिन यहां पर हमने कैपिटलिज्म को जब एक्सेप्ट किया एक तरह से, तो फाइनली क्या होता है कि मार्केट सिस्टम चलेगा, लेकिन हमने कंट्रोल कैपिटलिज्म की बात यहां पर की, तो कंट्रोल कैपिटलिज्म को भी जो है वो यूके ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया था, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जब यहाँ पर हुए तो उसकी वजह से जो हमारे रिलेशंस थे वो काफ़ी इंप्रूव हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ हम चलते हैं 2004 में। 2004 में जो है वो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन करते हैं, जिसमें हमारा फोकस रहता है एजुकेशन के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, और पीपल टू पीपल कॉपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ पर आप हेल्थ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप हेल्थ को भी यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर हमने इनिशिएटिव्स लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2030 तक हमारा ये टारगेट है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी यहाँ पर हमने शुरू की है उसको हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच तक लेकर जाएंगे। हमारा ये टारगेट है
कि हम जो है वो इंडिया और यूके दोनों ने ये टारगेट किया है कि 2030 तक जो है वो हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो है वो लेकर जाएंगे 2030 तक, ये टारगेट रहेगा। और कॉपरेटिंग एरियाज की अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉपरेटिंग एरियाज है बिटवीन दीज कंट्रीज, तो सबसे पहला याद रखना है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। तो यहां पर हम बात करते हैं यूके जो है वो सपोर्ट करता है भारत के प्रपोजल को परमानेंट सीट के लिए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें P5 हैं और P5 में यूके भी इंक्लूड होता है। तो यूके सपोर्ट करता है भारत के लिए कि भारत को भी परमानेंट मेंबर बनाओ, यानी कि भारत जो कहता है कि मुझे परमानेंट सीट चाहिए, रिफॉर्म्स करो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसको भारत के इस इनिशिएटिव को यूके भी सपोर्ट करता है। सेकंड, उसके बाद हमें याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर G8 हो गया, G20 हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों कंट्रीज एंगेज है। डायरेक्टली अगर हम बात करते हो G20 में, इनडायरेक्टली अगर हम बात करते हो यूरोपियन यूनियन, इन सभी में जो है वो मेंबर्स में मतलब इंगेज रहते हैं बोथ कंट्रीज। उसके बाद कॉमन टारगेट अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल लेवल पर, तो एक पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना जो है वो हमारा कॉमन टारगेट है, टेररिज्म को एड्रेस करना हमारा कॉमन टारगेट है, अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना हमारा टारगेट है। लेकिन यहाँ पर अर्बनाइजेशन जब आप लिखोगे कभी भी आंसर राइटिंग में, तो आपको यहाँ पर ना सस्टेनेबल लिखना है, सस्टेनेबल या फिर साइंटिफिक अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना हमारा टारगेट है। इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो एक ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी जो है वो 2005 में बनाई गई थी, दोनों नेशंस ने एक कमेटी बनाई। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2007 से 2019 के बीच में ऑलमोस्ट जो हमारी ट्रेड है वो डबल हुई है। भारत और यूके के जो ट्रेड रिलेशंस है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो डबल हुआ है 2007 से लेकर 2019। और यहाँ पर जो हमारी ट्रेड 2022-23 में जो नोट की गई है, वो की गई है $20 20.36 बिलियन। तो आप याद रख सकते हैं कि 2022-23 तक हमारी जो ट्रेड अभी तक हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 20.36 बिलियन। ये याद रहेगा। फ्रांस के साथ कितनी थी, कल हमने बात की थी ज्योति मैम, फ्रांस के साथ कितनी ट्रेड थी हमारी? 60 बिलियन थी शायद। मैम 60 बिलियन एग्जैक्ट याद कर लो। अप्रोक्सीमेट लिख देंगे सर। मैम 13 बिलियन अच्छा। $, 13 बिलियन। ध्यान से ही मतलब पूरा एग्जैक्ट याद करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये, यूके में ना जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है भारत उसमें दूसरे नंबर पर है। यूके में जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसमें पहले नंबर पर आता है यूएसए, जो यूएसए वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पे है भारत, और भारत के अप्रॉक्सीमेटली 120 प्रोजेक्ट जो है वो आपके यूके में चल रहे हैं इस टाइम पे, जो कि 5,000 लोगों को जॉब नौकरी दे रहे हैं वहां पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बोथ कंट्रीज जो है वो डिफेंस के रिगार्डिंग एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो साइन किया इन्होंने 2015 में। कौन सी एक्सरसाइज होती है यूके और इंडिया के बीच में? एक एक्सरसाइज है बहुत फेमस, वज्र प्रहार। अजय वज्र प्रहार नहीं, अजय वॉरियर। याद रखना अजय वॉरियर, यूके की आर्मी कभी हारी नहीं है, तो इसलिए अजय वॉरियर जो है वो एक्सरसाइज होती है, अजय वॉरियर, इंडिया और यूके के बीच में। यूके की आर्मी किसी से नहीं हारी, तो अजय से याद रखना, अजय मतलब जो कभी हारा नहीं है। फिर उसके बाद यहां पर सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का सिविलियन यूज के रिगार्डिंग जो है वो काफी यूरोपियन कंट्रीज हमें सपोर्ट करती है। कल हमने फ्रांस की भी बात की थी और आज जो है वो यूके भी सपोर्ट करता है, मतलब यूके भी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को सपोर्ट करता है। देन उसके बाद हमारा इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है 2010 में। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है वो डिक्लेरेशन हमने 2010 में करी है दोनों कंट्रीज ने, जिसमें सिविल कॉपरेशन रहेगा न्यूक्लियर फील्ड में हमारा। देन उसके बाद एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो रिसर्च कॉपरेशन में हम दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर काम कर रही है। स्टडी इन इंडिया का जो विजन है भारत का कि भारत में आकर पढ़ो, तो उसमें यूके के काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो भारत में आकर पढ़ते हैं। मेडिकल साइंसेज के रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी जो है वो इनिशिएटिव्स जो है वो दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देन हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूके में पढ़ रहे हैं। और हायर एजुकेशन मतलब एमएससी या फिर मास्टर्स या फिर पीएचडी,
ये दोनों जो है वो यूके से कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन हेल्थ की फील्ड में अगर हम बात करें तो मेडिकल टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहती है कि यूके में जिस तरह से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, प्लस जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो मेडिकल जो सेक्टर है, यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल्स है, नेटवर्क है एम्स का, वो जिस तरह से डेवलप्ड हो रहा है, तो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। और उसके रिगार्डिंग यूके वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव या मोस्ट, अगर हम बात करें यूके, एक जो है वो यूके के लोग जो है वो भारत में इलाज करवा सकते हैं। और वैक्सीन डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि वैक्सीन के रिगार्डिंग भी दोनों कंट्रीज ने कोविड-19 के वैक्सीन के टाइम पे दोनों ने कॉपरेट किया था। और सबसे बड़ा एग्जांपल भी रहता है यही, तो हम इसको बता सकते हैं इवन जो फ्यूचर कोई पैंडेमिक एपिडेमिक आते हैं तो उसके लिए भी दोनों कंट्रीज अभी जो है वो वर्क कर रही है मिलकर। फिर उसका कल्चर और क्लाइमेट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो याद रखना है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो वन वर्ल्ड वन फैमिली, हमारा जो ये कंसेप्ट है वो इस टाइम पे हर कंट्री इसको फॉलो कर रही है। सेकंड, उसके बाद हम बता सकते हैं योगा, ये भी सभी कंट्रीज फॉलो कर रही है। और इसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून। 21 जून। और सेकंड उसके बाद आयुर्वेद, जहां पर आप मेडिकल लिखोगे ना, मेडिकल टूरिज्म, तो यहां पर आयुर्वेद बता सकते हैं कि आयुर्वेदा एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और यूके भी इसमें काफी इन्वेस्ट कर रहा है। थर्ड जो पॉइंट हमें याद रखना है कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, 1.5 मिलियन इंडियंस जो है वो अभी यूके में है। और वो सिर्फ यूके में रहते नहीं है, वहाँ की सरकार को भी चलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो फॉर्मर पीएम थे जो यूके के थे, ऋषि सोनिक, तो वो भी भारतीय मूल के थे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसमें भी भारतीय हैं, सिर्फ यूके में नहीं, पार्लियामेंट तक में भारतीय हैं। साथ में एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नेहरू सेंटर बनाया गया था लंदन में 1992 में, यानी कि नेहरू कल्चर एक तरह से सेंटर, मतलब कल्चर प्रमोट किया जाएगा भारतीय। देन क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट है मैं ढूंढ ढूंढ कर लेकर आया हूं क्योंकि ये पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहला आता है लंदन डिक्लेरेशन। ये यूरोपियन यूनियन का टारगेट है और इसमें टारगेट क्या है कि 2050 तक जो है वो नेट जीरो इमिशन। भारत का कब का टारगेट है नेट जीरो इमिशन का? 2070 का। 2070 का, ठीक है, याद रखना। और यूरोपियन यूनियन का या फिर अगर हम बात करें यूके का तो वो है 2050 का। इसके बाद लंदन कन्वेंशन भी हो रखा है, ये 1972 में हुआ ये कन्वेंशन। और इसमें फोकस किया गया है मैरीटाइम पोल्यूशन की तरफ, कि हमें मैरीटाइम पोल्यूशन को कम करना है, ऐसा यहाँ पर जो है वो टारगेट किया गया था। देन उसका वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बनाइजेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपस में लिंक करते हैं। तो अर्बनाइजेशन की वजह से जो वेस्ट जनरेट होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी जो है वो दोनों कंट्रीज कॉपरेट कर रही है। फिर इसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि इंडिया और यूके के रिलेशंस है वो किस तरह से जो है वो हमें और हेल्प कर सकते हैं या किस तरह से जो है वो सिग्निफिकेंस रखते हैं, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर हम बात करें तो चाइना को काउंटर करने के लिए यूके एक बेस्ट ऑप्शन है। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के पास यूके और यूएसए दोनों बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में अगर पीस और प्रोस्पेरिटी को जो प्रमोट करना है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन या यूरोपियन रीजन में, तो उसके लिए ये जो है वो काफ़ी जो है वो हेल्प कर सकती है कंट्री हमारे हमारे को। सेकंड, उसके बाद जो इंडिया का जो इनिशिएटिव है, लाइक इंडिया यूरोप के साथ कनेक्ट करना चाहता है, कनेक्टिविटी यूरोप के साथ बनाना चाहता है, तो उसमें यूरोप में हमारे अच्छे दोस्त भी होने चाहिए। तो फ्रांस, जर्मनी, जापान, दो इंपॉर्टेंट दोस्त हो, तीन इंपॉर्टेंट हो गए, फ्रांस, जर्मनी और जापान। और फोर्थ हो गया यूके। तो इससे क्या है, यूरोप में जो हमारी इंगेजमेंट है वो बहुत बेहतर रहेगी। फिर उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज ने साइन कर रखा है। दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिससे जो है वो लेबर इंसेंटिव्स जो सेक्टर है उनको जो है वो ग्रोथ, उनकी ग्रोथ होगी, ठीक, डेवलपमेंट होगी। फिर सेकंड, उसके बाद दोनों, मतलब लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम बता सकते हैं कि दोनों की दोनों कंट्रीज जो है वो कॉपरेट करते हैं क्लाइमेट चेंज इश्यूज के रिगार्डिंग। इसमें हम पेरिस एग्रीमेंट बता सकते हैं कि दोनों कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर रखा है। ग्लासगो पैक्ट हम बता सकते हैं जो COP26 हुई थी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का इनिशिएटिव, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो डायरेक्ट लिंक करता है ग्लासगो के साथ। तो इसमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात की गई है, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस किया जा रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, इंडिया और यूके के रिलेशंस के बीच में कुछ समस्याएं भी है। तो सबसे पहला आता है अर्बन नक्सलिज्म, रेपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है, लेकिन यार जो यूके, जो यूरोप में जो अर्बन नक्सलिज्म देखा जाता था, अर्बन लेफ्ट विंग एक्टिविटीज देखी जाती थी, वो भारत में भी अब एक्टिव हो रही है, ये कंसर्न है। यूके और इंडिया की अगर हम बात करें, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, यूके ना क्लोज है पाकिस्तान के और चाइना के। तो भारत के लिए थोड़ा सा कंसर्न ये भी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की धरती पर टेररिज्म है और वो टेररिज्म हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।
और यूके अगर फंड कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो आर्मी है, या अगर हम बात करें उस फंड को मिसयूज अगर किया जाता है तो वो टेररिज्म के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है, फिर उससे टेररिज्म और इंक्रीज होता है, भारत पर इफेक्ट पड़ता है। फिर साथ में जो एक फाइनल कंक्लूजन है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल, जो आपका ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके रिगार्डिंग जो फाइनल कंक्लूजन है उसमें डिले हो रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। देन ग्लोबल इश्यूज के ऊपर दोनों कंट्रीज का अलग अलग स्टैंड है। जैसे फॉर एग्जांपल है यूक्रेन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप जैसे आप यहाँ पर आप लिख रहे हो ना कि डिफरेंट स्टैंड ऑन ग्लोबल इश्यूज, तो हम यहाँ पर यूके का बता देते हैं कि यूके जो है वो एक तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है रशिया के अगेंस्ट। लेकिन हमें क्या है कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि वी आर ऑन साइड ऑफ पीस, हम पीस की साइड में है, तो आप इसको बता सकते हैं। फिर इलीगल जो माइग्रेंट्स है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें हम सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकते हैं डोंकी वीजाज का। इलीगल वीजाज के थ्रू जो है वो इंडियन जो है वो यूके में जा रहे हैं। फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो यूके की जेल है उसमें बहुत सारे इंडियंस को कैद करके रखा गया है। खालिस्तान का इशू है, ये स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कनाडा के बाद यूके में जो है वो खालिस्तान का इशू काफ़ी एक्टिव रहता है, और खालिस्तानीज वहाँ से काफ़ी डिमांड करते हैं कि अलग से जो है वो पंजाब एक स्टेट नेशन बनाया जाए, या स्टेट बनाई जाए, नेशन बनाया जाए। और यूके कनाडा यूएस में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड भी हमारे रहने चाहिए कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में हम सबसे पहले बता सकते हैं कि कॉमन ग्राउंड्स हमें ढूंढने चाहिए कॉपरेशन के, जैसा टेररिज्म हो गया, आपका पीपल टू पीपल कॉपरेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। हमें जो डिफेंस और सिक्योरिटी इंगेजमेंट है उसको और डीप बनाना चाहिए, यानी कि और स्ट्रांग बनाना चाहिए डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस को। पैसिफिक, और साथ में याद रखना है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको भी जो है वो हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि एक तरह से पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी जो है वो भारत को लेकर चलनी चाहिए। फिर इसमें आप एस जयशंकर जी की स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, और भारत अपनी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझता है। जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए हम यूके के पास भी जा सकते हैं, और हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स है, हमें एनर्जी के लिए जो है वो कोल चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, तो वो अगर हमें रशिया से सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से लेंगे। तो इस तरह से हम एक बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी को बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं एट द एंड लास्ट दिस टॉपिक को। क्लियर हुआ ये पूरा? यस सर।